क्या केवल नॉलेज यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा पास करने के लिए काफी है? और अगर ऐसा है कि केवल नॉलेज से लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों है कि जो फ्रेशर है वो पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स पास कर जाता है, और कई ऐसे लोग हैं जो 7 साल 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास डेफिनेटली ज्यादा नॉलेज है क्योंकि वो लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों फेल कर जाते हैं? प्रीलिम्स पास करने के लिए नॉलेज काफी नहीं है, कुछ ऐसी तकनीक है, कुछ ऐसी एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ ऐसे हैबिट्स हैं जो आपको प्रीलिम्स पास करने में मदद करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे 10 हैबिट्स हैं जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। उन्हीं 10 हैबिट्स पर मैं आज बात करूं। स्टूडेंट्स जनरली पढ़ाई करते समय एक यूनिट डायरेक्शनल स्टडीज की बात करते हैं, स्टडीज पर फोकस करते हैं, लेकिन आउटकम के बहुत से ऐसे डायमेंशंस हैं जिसको वो ध्यान नहीं देते, और यही कारण है कि बहुत अच्छी तैयारी होने के बाद भी कई स्टूडेंट्स प्रीलिम्स फेल कर जाते हैं। और वो जो फेल करते हैं वो ये समझ भी नहीं पाते कई बार कि वो क्यों फेल कर रहे हैं। मेरे पास लगभग 19 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। उसके पहले मैंने 7 साल तैयारी में लगाए, और उस तैयारी में मैंने कई सारे मेंस यूपीएससी के लिखे, इंटरव्यूज दिए, यूपीएससी के अलावा स्टेट पीएससी और डिफरेंट गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम्स दिए। कुछ जगह में सेलेक्ट भी हुआ, अच्छे रैंक के साथ गवर्नमेंट सर्विसेज में गया, छोड़कर चला आया, पढ़ा रहा हूं। मेरे पास बहुत गहरा अनुभव है उस प्रोसेस का। जब आप प्रीलिम्स की परीक्षा में बैठते हैं, उस प्रोसेस में केवल स्टडीज एक प्रोसेस नहीं है, उस प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है आपकी प्रिपेयर्डनेस। तो आइए हम बात करते हैं आप कैसे एकेडमिकली ही नहीं, मेंटली, फिजियोलॉजिकली तैयार होते हैं सिविल सर्विस की परीक्षा को देने के लिए, खासकर प्रीलिम्स एग्जाम को देने के लिए। और ऐसी कौन सी 10 हैबिट्स हैं जो किसी एस्पिरेंट को क्वालिफाई करने में हेल्प करती है, यानी अगर उसमें वो हैबिट है तो उसके क्वालिफाई होने के चांसेस ज्यादा है। तो आइए हम देखते हैं यूपीएससी एग्जाम्स डायरी में कौन से वो 10 हैबिट्स हैं जो गेम चेंजर हो सकते हैं फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बीइंग एक्टिव ड्यूरिंग 10 AM to 4 PM। बीइंग एक्टिव ड्यूरिंग 10 AM to 4 PM, ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूं जब आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना है उसके 2-3 महीने पहले तक, कम से कम 2 से 2.5 महीना तो जरूर होना चाहिए। 2 से 2.5 महीना पहले आपको सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप ऐसे हो कि आप मेंटली एक्टिव हो, फिजिकली एक्टिव हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको आप समझिए। स्टूडेंट्स जनरली दिल्ली या बड़े शहरों में जहां स्टूडेंट्स रहते हैं, वहां पर उनकी हैबिट एक डेवलप हो जाती है कि वो ओवरनाइट स्टडी करते हैं या लेट नाइट स्टडी करते हैं। 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे वो तक स्टडी करते हैं, और फिर वो सुबह में सोते हैं, 3:30 4 बजे सुबह सोते हैं, और एग्जाम्स के पहले तक वो चलता रहता है। जब वो एग्जाम्स के पहले तक दोपहर में सो रहे हैं, 10 बजे सो रहे हैं, 11 बजे 12 बजे वो सो रहे हैं, कई बार स्टूडेंट 2 बजे सो रहे होते हैं। तो जब वो सो रहे होते हैं तो उनके जो बायोलॉजिकल साइकिल है उसमें स्लीप टाइम है। कभी भी आप स्लीप टाइम में एक्टिव नहीं हो सकते। जेट लैग क्या होता है? जब आपका स्लीप टाइम है तभी आप सोएं, और जब आपका स्लीप टाइम होता आप नहीं सो रहे हैं तो आपका बॉडी अंदर से कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस लाती है। तो स्लीप टाइम में आपकी एफिशिएंसी बहुत पुअर होगी। यूपीएससी के एग्जाम में फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस स्पीड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो प्रीलिम्स के एग्जाम में स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए। और आप देखिए, आप प्रीलिम्स की परीक्षा दे रहे हैं और उस वक्त आप पूरी तरह से मेंटली अलर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप नींद की अवस्था में हैं, और आप नींद की अवस्था में हैं, आप में अलर्टनेस नहीं है। ये अलर्टनेस का नहीं होना आपके लिए डेंजरस है। तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी हैबिट में डे टाइम में एक्टिव होना है, तो वो प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो पहली हैबिट आपको डेवलप करनी चाहिए। पहले तो आप कोशिश कीजिए कि आपके लाइफस्टाइल में अर्ली मॉर्निंग स्टडी हो। दिन में सोना नहीं है, अगर सोना भी है तो 2 से 4 के बीच में तो बिल्कुल नहीं सोना है।
सीसेट टाइम होता है वो प्रीलिम्स के लिए, 10 से 12 भी नहीं सोना है, 2 से 4 भी नहीं सोना है। अगर आपकी बॉडी की हैबिट में ये होता है कि आप मेंटली एक्टिव होते हैं 10 से 4 के बीच में, तो आप प्रीलिम्स के एग्जाम में एफिशिएंसी आपकी अच्छी होगी। और एफिशिएंसी की कमी से जो 2-4 क्वेश्चन मिस करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स को डिस्क्वालीफाई करते हैं, 1 या 2 या 3 क्वेश्चन, उस पर आप ओवरकम कर ले। तो फर्स्ट हैबिट, बीइंग एक्टिव ड्यूरिंग 10 AM to 4 PM। दूसरी हैबिट क्या है, आइए देखते हैं। साइंटिफिकली यूटिलाइजिंग वंस ओन माइंड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि माइंड रैशनली वर्क करता है, इसमें साइंटिफिक यूटिलाइजेशन क्या है? यानी आपके ब्रेन में बहुत बहुत कैपेसिटी है, आपके ब्रेन में बहुत सारी क्षमताएं, क्या आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं? पहली चीज जो आपके ब्रेन की एफिशिएंसी को एग्जाम के समय में हैम्पर करती है, डिस्टर्ब करती है, वो है स्लीप, जिसके बारे में हमने अभी जस्ट फर्स्ट हैबिट में बात किया। आपने देखा होगा जब आप तैयारी कर रहे हैं और कोई एक टॉपिक, एक मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और 4 दिन से ज्योग्राफी पढ़े जा रहे हैं, आपका दिमाग चॉक्ड हो जाता है, आप में रिटेंशन की कैपेसिटी कम हो जाती है, एग्जाम जैसे करीब आता है ऐसा ब्लैंक हो गया, कुछ भी ध्यान नहीं, कुछ याद ही नहीं है, कुछ याद नहीं आ रहा, क्या करें? क्यों हो रहा है ऐसा? तो ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तैयारी करते समय, नंबर 1, एग्जामिनेशन के समय नंबर 2, तो आप अपने ब्रेन का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, अपने माइंड का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। माइंड की एफिशिएंसी डिसाइड करती है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, माइंड की एफिशिएंसी डिसाइड करती है कि आप कम समय में ज्यादा तैयारी कैसे कर पा रहे हैं, माइंड की एफिशिएंसी डिसाइड करती है कि आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करें। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैं सजेस्ट करता हूं, लिख लीजिए। पॉइंट 1, डू नॉट स्टडी एट नाइट। रात में पढ़ाई ना करें, बिल्कुल बायोलॉजिकल साइकिल आपका चेंज हो जाता है एग्जाम के समय में। आप चाहते 10 दिन से, आप सोचेंगे 10 दिन पहले कि मैं रात में सोना शुरू करूं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने किया, हमें पता है, हमने भी 22 घंटे 24 घंटे कंटिन्यूटी में पढ़ाई की है अपने समय में, और ये लगातार कई बार ऐसे स्टडीज हमने किया है, तो हमें पता है कि 10 दिन पहले आप सोचेंगे कि 1 साल से मैं सुबह सो रहा था 6 बजे और अभी 10 दिन पहले एग्जाम के 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 10 बजे नींद आ जाएगी, ये नहीं होता। बॉडी के साइकिल को चेंज होने में लंबा समय लगता है। तो नाइट स्टडी आपको नहीं करनी, अवॉइड करना है। अर्ली मॉर्निंग स्टडी इज द बेस्ट वन। फर्स्ट थिंग, अगर आप सुबह 4 बजे स्टडी करना शुरू, 8 बजे सो जाएं, 9 बजे सो जाएं, 4 o'clock आप पढ़ना शुरू कर दें, 4 से 8 बजे सुबह में जितनी आप पढ़ाई करेंगे, आप 16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं एट अ स्ट्रेच, उसके बराबर हो। अदर टाइम में आप 16 घंटे पढ़ें और सुबह 4 से 8 4 घंटे पढ़ें, एक समान होता है। ये मैं अनुभव से आपको बता, जो बुजुर्ग हमारे कहते थे कि जल्दी उठना चाहिए, सुबह उठकर पढ़ाई करनी चाहिए, वो गलत नहीं कहते, क्योंकि माइंड के रिटेंशन की, माइंड के समझने की, माइंड के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी अर्ली मॉर्निंग में सबसे ज्यादा होती है। और इसीलिए चेस प्लेयर्स को अगर आप उनका रूटीन देखेंगे, अच्छे प्लेयर्स, चेस प्लेयर्स, वो फर्स्ट मैच जो 3-4 मैचेस डे में होते हैं, फर्स्ट मैच बहुत अच्छा खेलते हैं, उस गेम को आप देखेंगे बेस्ट गेम्स होता है। जैसे वो थर्ड और फोर्थ गेम में चले जाते हैं, तो उनके थर्ड गेम का एफिशिएंसी, थर्ड गेम ओवरऑल बहुत ही पुअर हो जाता है, क्योंकि माइंड की एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो लेट नाइट स्टडी नहीं करना, अर्ली मॉर्निंग स्टडी करना, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड बात, सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप स्टडी करते हैं तो फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों डायमेंशंस, दोनों कंपोनेंट को मिक्स रखें। बहुत ज्यादा फैक्चुअल टॉपिक्स, जो प्रीलिम्स में आपको फैक्ट्स भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा आप लगातार फैक्ट पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड की एफिशिएंसी पुअर होती है। कॉन्सेप्ट पढ़ते समय माइंड लॉजिकली इंटररिलेट होता है और माइंड इंप्रूवाइज होता है। चेस खेलने से माइंड इंप्रूव करता है। तो आप लॉजिकली कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ रहे होते हैं, माइंड आपका एक्टिव होता है। आप फैक्ट पढ़ रहे होते हैं, आपका माइंड इनएक्टिव होता जाता है। वो उसमें एक तरह का, आप समझिए कि ओवरबर्डन्ड स्पेस क्रिएट होता है, एग्जॉस्ट होने लगता है माइंड। तो आपकी स्टडी में फैक्ट का, कॉन्सेप्ट का मिक्स होना चाहिए। थर्ड थिंग,
टॉपिक स्विच कीजिए। पॉलिटी पढ़ रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ा, ज्योग्राफी पे आ जाइए, हिस्ट्री पे स्विच कर जाइए। करंट को रोज के रूटीन में 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए रखिए। एट अ स्ट्रेच एक ही टॉपिक को बहुत ज्यादा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैक्ट्स जिसमें ज्यादा होते हैं, आप ना पढ़ें। कॉन्सेप्ट पढ़ने वाला मेंस की पढ़ाई के लिए आप पढ़ सकते हैं 6 घंटे 8 घंटे, लेकिन प्रीलिम्स के लिए आपको टॉपिक से स्विच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी बात, आपको फिजिकल वर्क करना है। हम अपने समय में पार्क में घूमा करते थे, ब्रिस्क वॉक किया करते थे, एक्सरसाइज करते थे। माइंड और बॉडी जब दोनों बैलेंस तरीके से काम करते हैं, दोनों का जो एक्सर्शन एक समान होता है, तो अच्छी स्लीप, नींद अच्छी आती, टॉक्सिन्स बॉडी के बाहर निकल आते, तो माइंड की एफिशिएंसी और बढ़ जाती। तो फिजिकल एक्सरसाइज, पसीना बहाना, टॉक्सिन्स बाहर निकालना, बॉडी को प्रोएक्टिव करना, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका माइंड अच्छा काम करेगा। एग्जाम्स के दिनों में भी आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। आप डांस पसंद करते हैं, डांस करें, जिम जाते हैं, जिम जाएं, और यदि आप ये सब नहीं करते हैं तो कम से कम पार्कों में या कहीं स्ट्रीट पर ही आप टहलें, वॉक करें थोड़ी देर, 40 मिनट्स 1 आवर आपको फिजिकली एक्टिव होना है, माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के ठीक पहले, जैसे ही आप प्रीलिम्स का पेपर अभी आने वाला आपके हाथ में, थोड़ा पहले आप एग्जामिनेशन हॉल पर पहुंच जाइए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम आपके माइंड की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। देखने में थोड़ा ट्रेडिशनल लगता है, ज्यादातर जो मॉडर्न जनरेशन के लोग हैं उनको लगता है ये तो पुरानी बात है, पर जितनी बातें हमारे पूर्वजों ने कही, जो हमारे सिविलाइजेशन में पास की बातें कही गई, वो अब सच हो रही। जैसे अभी रिसेंट में बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है कि आप फास्टिंग रखते हैं 12 आवर्स और प्लस, तो कीटोन्स बनते हैं, वो टॉक्सिन्स को खत्म करते हैं, कम करते हैं बॉडी के। आप वाटर पे फास्टिंग करते हैं, पानी पी रहे फास्टिंग करते हैं, तो आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है। ये बात वैदिक पीरियड से कही जा रही है, हमारे पूर्वज ये बात कह रहे थे, आज साइंस ने इसको प्रूफ कर दिया तो लोग मान रहे हैं। वैसे ही मेंटल एक्सरसाइजेज में ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी एंजाइटी को भी कंट्रोल करता है। आप कभी भी एंजाइटी फील कर रहे हो, आप 1 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब जोर से सांस लेना और छोड़ना। 1 मिनट करेंगे, आपके अंदर चल रही जो पल्स है, जो फास्ट रेट में चल रही है, एंजाइटी क्रिएट हो रहा है, उससे एसिड बनता है, एंजाइटी से एसिड बनता है, एसिड पेट को डिस्टर्ब करता है, माइंड को डाइवर्ट करता है, तो आप एंजाइटी को भी कंट्रोल कर पाएंगे, आप माइंड को शार्प बना पाएंगे, उस वक्त के लिए एफिशिएंसी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। प्राणायाम कई तरह के हैं जो आपके माइंड को शार्प बनाते हैं। एग्जाम के ठीक पहले करने से आप बहुत ज्यादा अच्छा फील करेंगे। कई लोग सजेस्ट करते हैं कॉफी पीना चाहिए। कॉफी पीने से एसिड बनता है। कॉफी आपके ब्रेन को फास्ट बना देगा, लेकिन कितने देर? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। ज्यादा आप कॉफी पिएंगे, एसिड बनेगा। एसिड बनेगा, एंजाइटी से एसिड बनता है, एसिड से एंजाइटी बनती है। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, वो आपको बताएंगे। एंजाइटी होगी, एसिड बनेगा, एसिड बनेगा, वो डिस्टर्ब करेगा, उससे एंजाइटी होगी। आप समझ नहीं पाएंगे एंजाइटी कैसी है। एंजाइटी माइंड की एफिशिएंसी को नीचे करता है, डिग्रेड करता है, एफिशिएंसी पुअर बनाता है। तो ज्यादा कॉफी पीना सजेस्टेड नहीं है, जो कि आज के जो मॉडर्न एक्सपर्ट्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लोग सजेस्ट करते हैं, सिविल्स के कोच बन गए, वो सजेस्ट करते हैं। पर उससे ज्यादा अच्छा, कॉफी से भी ज्यादा एफिशिएंसी आपकी आएगी प्राणायाम से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। और अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं तो आप अपने माइंड का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए, हम अपने समय में और भी कई चीजें करते थे। जेपीएमआर एक प्रोसेस है जिसको आप नेट पे सर्च करेंगे, जैकॉब्सन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेंट एक्सरसाइज। जेपीएमआर हम फॉलो करते थे, जिससे कि आपके माइंड की एफिशिएंसी आने वाले 3-4 घंटे के लिए बहुत अच्छी हो जाती थी। तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, जेपीएमआर को, जैकॉब्सन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेंट एक्सरसाइज। ऐसे हमारे योगा में भी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसको आप चुन करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो माइंड को साइंटिफिकली यूटिलाइज कर रहा है, वो एग्जाम के पहले का कुछ पीरियड, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तैयारी कर रहा है, सॉरी, और एग्जाम में भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एग्जाम में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और ये जो प्रोसेसेस हैं उसको दूर करने वाले हैं, उसके दुश्मन है, और आपका माइंड फिर बेस्ट हो सकता है। ये है
थर्ड हैबिट, जो ऐसा करते हैं, ऐसे लोग हैं जो इसको प्रैक्टिस करते हैं। एक चीज और है, अब मैं बात करता हूं एग्जामिनेशन कंटेंट प्रोसेस से रिलेटेड। जनरली स्टूडेंट नए नए टेस्ट देते रहते हैं, बहुत सारे टेस्ट देते रहते हैं। टेस्ट ज्यादातर प्रिपेयर करने वाले वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी मेंस की परीक्षा लिखी, उसमें से कई ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी मेंस की परीक्षा नहीं लिखी। बहुत सी एकेडमीज हैं जो किसी को भी इवेलुएटर के रूप में रख लेती हैं, पीवाईक्यू बनाते हैं, उनका कोई मिशन होता नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होती है। मैं टीचर हूं, मेरा मिशन है कि मेरा स्टूडेंट आईएएस बनेगा। उनके पास ऐसा कोई मिशन नहीं है, बस केवल मनी इज द, और वो ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आप उस स्टैंडर्ड का जो यूपीएससी चाहती है नहीं होता है। तो बहुत ज्यादा टेस्ट अपियर, ठीक है टेस्ट अपियर करना चाहिए, खुद को एसेस करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा टेस्ट अपियर करने से बहुत फायदा नहीं होता। ज्यादा फायदा होता है यदि आप पीवाईक्यूज ज्यादा पढ़ते हैं। आपको याद होना चाहिए प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस, किस एरिया से, पॉलिटी से, एनवायरमेंट से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री में, मॉडर्न से, मिडिएवल से, एंशिएंट से क्या क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपके दिमाग में फ्रेम में है तो आपको पता चलता है क्वेश्चन के टाइप क्या है। क्वेश्चन के टाइप अगर आपको पूरा पता है, एग्जैक्टली आपके दिमाग में उसका फ्रेम है, तो आप फिल्टर करना जान जाते हैं। जो प्रीलिम्स के पहले का 2 महीना होता है बहुत क्रूशियल होता है, बहुत सिग्निफिकेंट होता है। क्या चीज छोड़ा जाए या जो पढ़ना है उसको कैसे पढ़ा जाए, उसमें किन चीजों को रिटेन किया जाए, किन चीजों को, जैसे कि हंस है दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो सरस्वती माता का एक जो वाहन है हंस है, क्यों है? जो विद्यार्थी होता है उसको दूध पीना है, अमृत पीना है और बाकी चीजों को छोड़ देना है। वैसे प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपको जरूरी चीजें आपको पी लेनी है, मतलब उसको आत्मसात कर लेना है, और बाकी चीजों को छोड़ देना है। वो कैसे जानेंगे आप कि दूध क्या है, पानी क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द बेस्ट गाइड। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप ये जानते हैं कि किन बातों को पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, किन चीजों को छोड़ना चाहिए, आप ये समझ जाते हैं। फिर आपको यहां वहां वीडियो का, और जो आपको गाइड करने वाले वीडियोस में लोग होते हैं, कई बार बहुत से लोग अच्छे हैं, नो डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई अनुभव नहीं है, जिन्होंने कभी उस प्रक्रिया को ठीक से देखा ही नहीं। हो सकता है कई सारे लोग क्वालिफाई कर गए, पर क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं कि आप वो टेक्निक भी जान रहे हैं, और जान रहे हैं तो आप बता पाएंगे। कई बार डिफॉल्ट भी लोग क्वालिफाई कर जाते हैं कि भाई तैयारी होती चली गई और बैठ गए और पास कर गए, वो एबिलिटी थी, पास करे, एबिलिटी से पास करते हैं, पर कैसे पास कर रहे हैं उनको नहीं पता है। तो बेस्ट गाइड क्या है? आप खुद हैं, और आप खुद कैसे हैं? तो आप पीवाईक्यू से आप बेस्ट गाइड हो सकते हैं, जिसमें हैबिट है। पीवाईक्यू बहुत पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते थे, हम पीवाईक्यू पढ़ते थे जीवन में हमने मुझे याद है कि मैंने केवल एक ही प्रिलिमिनरी की परीक्षा फेल किया है, बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए, आईएएस के इंटरव्यूज दिए, पीसीएस के इंटरव्यूज दिए, तो हम प्रीलिम्स फेल नहीं करते कभी। क्यों नहीं करते? क्योंकि पता था कि क्या पढ़ना है, कैसे हम 15 दिन के अंदर पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस रिवाइज करें, हमें पता। एक और कल्चर जो हैबिट में है, जो लोगों में, स्टूडेंट में आ गया है, नोट्स बहुत सारा पढ़ते हैं, मल्टीपल नोट्स पढ़ते हैं। कहते हैं कि एक हर्बर्ट साइमन और मार्च, 2 स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ग्रासम्स लॉ प्लानिंग। ग्रासम्स लॉ प्लानिंग, जैसे ग्रासम्स लॉ कहते हैं बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम द मार्केट, और मार्च साइमन नोबेल प्राइज विनर थे, उनके कुलीग थे मार्च, उन्होंने मिलकर एक कॉन्सेप्ट दिया ग्रासम्स लॉ प्लानिंग। मींस रूटीन वर्क ड्राइव आउट प्लानिंग वर्क फ्रॉम लाइफ। आप रूटीन वर्क में इतना बिजी हो जाते हैं कि आप प्लानिंग वर्क नहीं कर सकते, इसको कहते हैं ग्रासम्स लॉ प्लानिंग। रूटीन वर्क मींस बैड मनी, ड्राइव आउट गुड मनी मींस प्लानिंग फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम योर लाइफ। तो ग्रासम्स लॉ प्लानिंग काम करता है, और स्टूडेंट बहुत ज्यादा पढ़ने में ही बहुत समय निकाल देता है, कैसे उसको स्ट्रेटेजाइज करना है उसको नहीं पता होता, और वो फंस जाता है मार्केट में अवेलेबल नोट्स में। एक्स कोचिंग का नोट्स है, वाई का नोट्स है, जेट्स का नोट्स है। एक्स का पढ़ लिया, डाउट है अपने अंदर कि मैं पास करूंगा नहीं करूंगा, वाई का ही पढ़ लो, जेड का पढ़ लो। तो ये जो सो मेनी नोट्स, मल्टीपल नोट्स फॉलोइंग है, ये प्रिलिमिनरी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक नोट्स, पहले तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना चाहिए,
नोट से केवल रिवीजन करना चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स जिसने नहीं पढ़ा है, केवल वो नोट्स पर रिलाई कर रहा है, उसके लिए प्रिलिमिनरी हमेशा से क्वेश्चन मार्क रहता है। हाँ, वो क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क है, करूंगा कि नहीं करूंगा। जब वो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे क्वालिफाई करने के चांसेस ज्यादा है, वो फील कर पाता है। तो आप बहुत ज्यादा नोट्स ना पढ़ें, और जो नहीं पढ़ते उनकी ये हैबिट उनको क्वालिफाई करने में हेल्प करती है। एक और प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करता है, एग्जामिनेशन दे रहा है और एक क्वेश्चन में आता है, फंस जाता है। तो जो टेस्ट एग्जाम देते समय जो प्रॉब्लम्स है, उसमें एक प्रॉब्लम है ईगो ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग। जिसमें ईगो नहीं है, बहुत अच्छी हैबिट है। ऐसा ही एक और हैबिट है, रीडिंग शॉर्ट सेंटेंसेस फर्स्ट इन एग्जाम। एग्जाम देते समय पहले छोटे सेंटेंस को पढ़ना। मैं पहले फर्स्ट ईगो वाले एस्पेक्ट को आपको क्लियर कर दूं। आप जब अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं पढ़ाई की, मैं आपको ये पॉइंट भी बताऊंगा, सेल्फ स्ट्रेटेजाइजिंग एक कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये समझना चाहिए, जानना चाहिए कि आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है, आपके वीकनेसेस क्या क्या है। स्ट्रेंथ एरिया पर ज्यादा समय देना है, वीकनेसेस जहां पर हैं, अगर उसको आप 3 महीने पहले ठीक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहेंगे कि एग्जाम के 1 महीने पहले उसको ठीक करें तो वो ठीक नहीं हो पाता। वो आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को गिराता भी है, आपकी तैयारी को अनऑर्गेनाइज्ड बनाता है। तो अगर वीकनेस को ठीक करना है, 3 महीने पहले ठीक कीजिए। एग्जाम के जस्ट पहले वीकनेस मतलब कंपोनेंट वीकनेस, कि मैं ज्योग्राफी मेरा अच्छा नहीं है, वीकनेस मतलब एग्जामिनेशन वीकनेस नहीं। जैसे आपका ज्योग्राफी बहुत अच्छा नहीं, तो आपको ज्योग्राफी आप सोचेंगे कि मैं अगर एग्जाम के पहले ही ठीक करना चाहूं, उसमें समय ज्यादा लगेगा और बाकी चीजें डिस्टर्ब होंगी। लेकिन जो आपका स्ट्रेंथ है, सपोज आपका पॉलिटी स्ट्रेंथ है, या इन्वायरमेंट स्ट्रेंथ है, या करंट अफेयर स्ट्रेंथ है, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करके उसको स्ट्रेंथन करें। होता क्या है, स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में भी फंस जाते हैं जो उनका वीकनेस है, और उनको लगता है कि मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं उसको सॉल्व कर ले जाऊंगा। एलिमिनेशन प्रोसेस से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है प्रीलिम्स में, आपको पता है। उस एलिमिनेशन प्रोसेस से जब वो 2 ऑप्शंस पर आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अरे ये 2 तो नहीं है, मुझे पता है, दोनों में से एक चुन लेते हैं। तो किसी क्वेश्चन पर स्टिक करना इसलिए कि मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, ईगो है। जब आपको लग जाए कि ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व अभी नहीं हो रहा, उसको छोड़ दीजिए। किस क्वेश्चन पर रिस्क लेना है वो बाद में डिसाइड करना है, लास्ट में, कि मन से दिमाग में यह बात रहे कि ये रिस्क है, कितना रिस्क है, मुझे करना चाहिए, मेरी गट फीलिंग क्या कह रही है, क्या ये क्वेश्चन अपीयर अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, नहीं तो निगेटिव होगा। ईगो में नहीं फंसता, जो बहुत अच्छी है। दूसरा, जो क्वेश्चंस जब आप पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बड़े सेंटेंसेस होते हैं, डेफिनेटली उसको भी सॉल्व करना है, पर कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको 200 में कितना मार्क्स चाहिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जब आप शुरुआत कर रहे हैं और आप बड़े सेंटेंसेस मिल गए, आपको सेट ऐसा होता है कई बार, बड़े सेंटेंस मिल गए, बड़े सेंटेंसेस में ऑप्शंस भी बड़ा बड़ा है, उसको पढ़ने में समय लगता है। मेंटल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी। अगर मेंटल स्टेट ठीक नहीं है तो नॉट लिखा हुआ क्वेश्चन में दिखाई नहीं पड़ता। हम पढ़ रहे कुछ है, कुछ और चीजों से कनेक्ट कर देते हैं, ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। मेंटल स्टेट अच्छा है तो एक्यूरेसी बढ़ती है। और मेंटल स्टेट कब अच्छा होगा, जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, जब आप प्रेशर में नहीं होंगे। प्रेशर में तो आप ऑलरेडी हैं, क्योंकि आप प्रीलिम्स की परीक्षा दे रहे हैं, फेल करेंगे 1 साल और लगेगा, माँ बाप को क्या जवाब दूंगा, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, करियर का क्या होगा, पड़ोसी फोन करके पूछेंगे। ऐसे कई सारे स्ट्रेस है, प्रेशर, आप उसी प्रेशर में आप परीक्षा दे रहे हैं। अब एक नया प्रेशर बना क्या 5, 7, 8 क्वेश्चन ऐसा पढ़ा, 10 क्वेश्चन ऐसा पढ़ा, उसमें 6-7 क्वेश्चन बहुत बड़े थे, टाइम टेकिंग थे, और 10 क्वेश्चन में ही आपका आधा घंटा निकल गया, हाफ एन आवर चला गया, 25 मिनट चला गया, 20 मिनट चला गया, आप प्रेशर में आ गए। ऑलरेडी मल्टीपल प्रेशर्स, न्यू प्रेशर्स यू क्रिएटेड। अब अगर आप छोटे सेंटेंसेस पढ़ते हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं, मैंने बहुत लंबे समय से बात सिखाई है, बताता हूं स्टूडेंट्स को,
कि छोटे छोटे सेंटेंस पलटते जाओ। पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में आधे घंटे में 1 लाइनर 1.5 लाइनर, पता है नहीं पता है पता चल जाएगा, पढ़ो उसको। पहले आधे घंटे में 35 40 45 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओ। छोटे सेंटेंस वाले क्वेश्चंस बहुत होते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आपने चुन लिया और जिसकी हैबिट है वो क्वालिफाई जल्दी करता है, और जो फंस जाता है क्वेश्चंस में वो प्रेशर में आ जाता है। प्रेशर में आता है तो बाकी क्वेश्चंस में उसकी एफिशिएंसी, माइंड की एफिशिएंसी पुअर होती है, परफॉर्मेंस उसका पुअर होता है। तो आपको यह बात समझनी है कि आपको बड़े सेंटेंस में नहीं फंसना है, ये हैबिट डेवलप करनी है। वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं भी एक वीडियो बना रहा हूं, आपसे शेयर कर रहा हूं। लेकिन अप्रैल और मई के मंथ में आपको कंटेंट स्टडी के लिए ज्यादा वीडियोस नहीं पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट का वीडियो वॉचिंग हैबिट होती है और वो वीडियो देख रहे हैं। अप्रैल और मई के मंथ में सेल्फ स्टडी होनी चाहिए और बहुत ही फोकस स्टडी होनी चाहिए। बहुत सारे एकेडमी के सेशन चलाते हैं, जाके बैठ रहे क्लासरूम में रिवीजन कर रहे हैं। क्लासरूम में रिवीजन पुअर होता है जब बहुत सारे लोग बैठे हुए रिवीजन पुअर हो। अगर आप घर पे रिवाइज करेंगे तो बेटर करेंगे, आप फोकस्ड होंगे, आपका माइंड कंसंट्रेटेड होगा, आपके माइंड के रिटेंशन ज्यादा होंगे। बहुत मल्टीपल थिंग्स हैं, लिस्ट ऑफ थिंग्स, अनलिमिटेड, अनएंडिंग, इनफाइनाइट कंटेंट्स टू स्टडी। In that case, you are studying in a classroom. You are watching your nearby person, or in mind so many external noises comes. Or you see, oh, I have not studied this, oh, it is wrong one. Or those who are teaching, means one topic at least it will take, suppose 30 seconds. In 30 seconds, you are able to read 3, 4, 5 contents of the topic. Self-study in April and May is the best strategy. So less video watching, less attending sessions in April and May month when the preliminary is nearby. Best strategy क्या है? Self study is the best one. तो सेल्फ स्टडी करना चाहिए, जिसकी हैबिट है वो प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर हम बात करते हैं साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ व्हाट टू रिवाइज। ये बहुत ही क्रूशियल है, ये कई चीजों से डेवलप करता है। साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ व्हाट टू रिवाइज बहुत बातों पर डिपेंड करता है। ऐसा फिक्स नहीं है यूपीएससी किस एरिया से क्वेश्चन पूछेगी ज्यादा। कभी वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन बहुत पूछती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसने कोई एरिया पिक कर लिया, उसे 4-5 क्वेश्चन पूछ दिए। कभी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ज्यादा है, कभी देखेंगे पॉलिटी के नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए, कभी मॉडर्न और एंशिएंट भी मिला दिया, ऐसे कर दिया। तो किस एरिया से क्वेश्चन ज्यादा पूछेगी यूपीएससी आपको नहीं पता। लेकिन क्वेश्चन का एसेंस क्या होगा, क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, ये आप समझ जाते हैं जब आप सीरियसली तैयारी करते हैं। तो यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वो नंबर 1 फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, किसमें आप अच्छा कर सकते हैं, सेकंड। थर्ड, किस टॉपिक कंटेंट को पढ़ने में कम समय लगेगा और हम उससे ज्यादा कर पाएंगे। आप अगर कुछ एरिया ऐसे छोड़ दें जिससे कि आपका 10-12 क्वेश्चन मिस हो जाए, मान लेते हैं हम ऐसा कि 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आपका मिस हो गया, उसको आपने छोड़ दिया, बाकी क्वेश्चंस में आपने बहुत अच्छा किया है, तो भी आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं सारा अटेम्प्ट करूं। जब आप सारा अटेम्प्ट करने का सोचते हैं तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसको पढ़ने में, जैसे पॉलिटी पढ़ने में कम समय लगेगा, मॉडर्न इंडिया पढ़ने में कम समय लगेगा, लेकिन मेडिएवल पढ़ना है तो बहुत टाइम लगेगा। और 2-4 क्वेश्चन मेडिएवल में पूछ दिया, कोचिंग सेंटर उसका डंका बजाने लगी, मेडिएवल पढ़ लो, मेडिएवल पढ़ लो। या एंशिएंट से क्वेश्चन पूछा, पढ़ लो इसको। या कोई और टॉपिक, ज्योग्राफी में कुछ पूछा जा रहा है, तो इसको ठीक से तैयार कर लो। अगर आप उसमें कंफर्टेबल है तो वेरी गुड, नहीं है तो आप उसको छोड़िए। अगर उसको एक्सटेंसिवली बहुत पढ़ना पड़ रहा है तो आप उसको स्किप करें। उसके लिए कोई शॉर्ट नोट्स कहीं पे मिल रहा है तो थोड़ा समय निकाल करके उसको देख करके काम चला लीजिए, लेकिन ज्यादा समय वहां दीजिए जहां पर आपको पढ़ने में कम समय लगे। ये कोई और दूसरा नहीं बता सकता कि मुझे मॉडर्न इंडिया पढ़ने में कम समय लगेगा।
मैं इकोनॉमी बहुत जल्दी पढ़ जाऊंगा, पॉलिटी तुरंत कर लूंगा, साइंस टेक्नोलॉजी कर रहा हूं, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उसको करने में यार, मतलब उतना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मैं जानता हूं कि मुझे क्या मैं बेटर कर सकता हूं। ये साइंटिफिकली अपने आप को देखना, किसमें कितना समय मुझे लगने वाला वो देखना, कौन से टॉपिक को पढ़ने में कितना टाइम इनफैक्ट लगता है वो देखना, और यूपीएससी ने क्वेश्चंस कैसे पूछे वो पैटर्न को देखना। अगर आप इतनी सारी बातें इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो ये साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ व्हाट टू रिवाइज है। रिवाइज क्या करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिलेक्शन साइंटिफिक होना चाहिए, दूसरे पर कभी मत छोड़े। और जो ये करते हैं अच्छा करते हैं। सी सेट को भी बहुत लोग लाइटली ले लेते हैं, जिनका मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन डेफिनेटली ठीक ही होता है। जिनका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है उसको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कुछ सेट्स, जिनका नहीं है उनको तो सीरियसली प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि बहुत से स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं, साइंस बैकग्राउंड है, लेकिन सी सेट में फेल कर जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अरिथमेटिक ठीक से नहीं किया, रीजनिंग ठीक से तैयार नहीं किया। एक्यूरेसी तो है पर स्पीड की कमी है। तो सी सेट को लाइटली नहीं लें, जो नहीं लेते लाइटली वो फंसते नहीं। डोंट टेक सी सेट लाइटली, नॉट टेकिंग सी सेट लाइटली इज अ गुड हैबिट। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डेवलपिंग वंस ओन स्ट्रेटेजी ऑफ सॉल्विंग पेपर। आप जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो एग्जाम में पेपर सॉल्व करने की अपनी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक अपना अप्रोच होना चाहिए। ऐसा नहीं है नंबर 1 से लेकर 100 तक सॉल्व करना है, ऐसा अप्रोच नहीं होना चाहिए। या फिर आपके पास कोई अप्रोच ही नहीं। कई तरह के अप्रोचेस हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक अप्रोच बताया कि छोटे सेंटेंसेस आपको सॉल्व करने हैं, पहले ईगो में नहीं पढ़ना है। एक दो बातें मैंने आपको बताई। जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं, जब प्रिलिमिनरी का जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, तो मॉक टेस्ट आपको एग्जाम क्वालिफाई नहीं करता। आप 1000 मॉक टेस्ट में बैठ जाइए, आपको पता चलेगा 10-12 1000 टेस्ट में 10-12 ही क्वेश्चन तो यूपीएससी ने पूछा। आपने अगर टेस्ट दिया है, 20 टेस्ट दिया है, देखिए तो कितना क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है उसमें से। बताने वाले तो लंबी लंबी बातें बता देते हैं, लेकिन जिसने परीक्षा दी है उसको पता होता है। तो आप परीक्षा देंगे तो आपको पता चलेगा। तो आप मॉक टेस्ट कंटेंट डेवलप करने के लिए नहीं होता है, मॉक टेस्ट होता है लर्न हाउ टू सॉल्व पेपर। एक्यूरेसी का बहुत सिग्निफिकेंस है, टाइम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दोनों को साथ लेकर चलना ये विनर स्ट्रैटेजी, ये गेम चेंजर है बेसिकली। कैसे आप बैलेंस करते हैं एक्यूरेसी को और स्पीड को, दोनों को आप कैसे बैलेंस करते हैं। और जनरली स्टूडेंट परीक्षा में बैठता है पर उसको पता नहीं होता कि परीक्षा वो किसी स्ट्रैटेजी से दे रहा है। हमारे पास स्ट्रैटेजी होती थी अपनी, कि हम पिक कर लेते थे कि ये जो मुझे दिख रहा है पॉलिटी सेगमेंट तो मैं पहला हाथ पॉलिटी में मारूंगा ताकि मैं मेंटली फिट हो जाऊं। मॉडर्न इंडिया सर्च करता हूं, यहां से क्वेश्चंस निकल के आ जाएगा। एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है तो ठीक है देख लिया उसको, नहीं तो इकोनॉमी का क्वेश्चन कहीं भी है, पहले देखो कहां है वो, और उसमें बड़े लेन दिए उसको छोड़ दो, अभी बाद में देखेंगे। वही 2 घंटा है, सारा उसी में करना है स्विचिंग। अब 10 क्वेश्चन सॉल्व करके हमें गोला लगाना है, ओएमआर भरना है, या 20 क्वेश्चन करके भरना है, ये एक स्ट्रेटेजी है। और वो आप बेटर डिसाइड कर सकते हैं। मैं बताऊंगा ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये सब फेक सजेशंस गाइड्स। इंडिविजुअली सब्जेक्टिव है, इंडिविजुअली वेरी करता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए एग्जामिनेशन की एक स्ट्रैटेजी हो, जिनके पास अपनी स्ट्रैटेजी होती है विनर वही होते हैं। और ये गेम चेंजर है, मैं आपको बता रहा हूं। जो 10 स्ट्रैटेजी मैंने 10 हैबिट्स आपको बताई, मैं क्यों उसको हैबिट कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप वन टाइम में करना चाहेंगे कि आज सर ने ये बात बताई और मैं इसको प्रैक्टिस कर लूं, फॉलो कर लूं, पॉसिबल नहीं। ये आपकी हैबिट में होना चाहिए। हैबिट में होना चाहिए कि आपको 10 से 4 के बीच में एक्टिव रहना है। हैबिट में होना चाहिए कि मुझे अपने माइंड को साइंटिफिकली यूटिलाइज करना है। हैबिट में होना चाहिए कि मुझे पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है।
जितना आप मॉक टेस्ट में, बहुत सारे मॉक टेस्ट में जितना समय आप लगाते हैं, उतना अगर आप पीवाईक्यू में लगा देंगे तो आपके क्वालिफाई करने के चांसेस 25 to 30% जंप कर जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप क्वालिफाई कर ही जाएंगे, पर जितना आपका चांसेस है वो 25 to 30% बढ़ जाएगा। और कोई अगर इस पर क्वेश्चन मार्क लगाता है तो मैं उसे डिबेट करने को तैयार। तो ये 10 हैबिट्स इसलिए हैबिट्स हैं क्योंकि इसे आपको अपने लाइफस्टाइल में लाना पड़ेगा। ये आपकी हैबिट होनी चाहिए, वन टाइम फंक्शनिंग नहीं, वन टाइम एक्शन नहीं। तो मैं श्रीकांत भगत, मुझे 19 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। और मैंने आपको बताया कि एक एग्जाम पीटी का मुझे याद आता है कि मैं फेल किया हूं, कभी मैंने फेल किया नहीं है। तो मैं एक अनुभव के साथ आपसे शेयर कर रहा हूं। आप अगर अपने अंदर ये 10 हैबिट्स ला सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, तो ये गेम चेंजर हो सकता है प्रिलिमिनरी के लिए। और जिनमें हैबिट है, कुछ तो डेफिनेटली बहुत से लोगों में होता है, और बहुत से ऐसी चीजें मैंने आपसे शेयर किया जो आप में नहीं होगी हैबिट। बहुत से ऐसे हैबिट्स हैं। डेवलप इट, क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।